जंगल के बिल्कुल किनारे एक सरकारी जमीन थी। सरकारी कागजों में उसका नाम था कालीनगर। यह जमीन पिछले कई सालों से सरकारी खाते में पेंडिंग पड़ी हुई थी। सरकार चाहती थी कि उस जमीन पे कुछ कॉलोनी बने या कोई फैक्ट्री बने। खाली पड़ी हुई जमीन कुछ काम आ सके, कुछ फायदा हो सके सरकार को। तो हर बार सर्वे के लिए भेजा जाता था उस जगह पर आदमी, लेकिन वापस नहीं लाते थे लौट के। लेकिन इस बार 3 लोग फिर से चुने गए। तीनों लोगों का नाम था सुमित, जो कि लेखपाल थे, और नीरज ये जूनियर इंजीनियर थे, और विवेक जो कि सर्वे इंजीनियर थे। तीनों लोगों को एक ही आदेश मिला था, आज ही सर्वे पूरा करना है, आज पूरी रिपोर्ट चाहिए उस जमीन की। उस जगह पहुंचने से पहले 3 गांव पड़ता था। वो 3 गांव का नाम था, सबसे पहला गांव का नाम था रामपुर टोला, दूसरा गांव का नाम था धनौली, तीसरे गांव का नाम था कमीरपुर, और जिस गांव के पीछे वो जमीन थी और उसका नाम था सिधौली। लेकिन आसपास के गांव के लोग उसे भूतिया गांव कहते थे। क्यों कहते थे, क्यों उन्होंने नाम रखा था भूतिया, आइए जानते हैं इसी कहानी में। कहानी स्टार्ट करने से पहले और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये स्टोरी। तो तीनों सरकारी कर्मचारी उस जमीन के सर्वे के लिए निकल पड़ते हैं, और रामपुर टोला में जब गाड़ी रुकी तो गांव वालों से लेखपाल साहब पूछते हैं। जैसे ही कालीनगर का नाम लिया गया और गांव के जो लोग थे सब चुप हो गए, जैसे मानो उनके मुंह में जुबान ना हो। तभी सर्वे इंजीनियर पूछते हैं, क्या हुआ? हम लोगों को उस गांव में जाना है सर्वे करने के लिए। अगर आप लोगों को पता हो कालीनगर जाने के लिए कि किस रास्ते से जाना होगा, प्लीज हम लोगों को बताएं। तभी एक शख्स बताता है, साहब इस वक्त जाना वहां ठीक नहीं होगा। तभी लेखपाल कहते हैं, ठीक नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? तभी जो गांव का शख्स था वो कहता है कि साहब बहुत देर हो चुकी है, घड़ी के बज रहे थे 4। लेखपाल कहते हैं कि 4 बजे या फिर 5 बजे, उसे हम लोगों से क्या मतलब है, आज ही हम लोग उस जगह पर जाएंगे, उस गांव पे जाएंगे, सर्वे करना है, फाइल बनानी है, अर्जेंट है। तभी गांव के लोग कहते हैं, साहब जाते जाते रात हो जाएगी, आज हमारे यही गांव पर रुक जाइए, कल सुबह जैसे होती है आप चले जाइएगा सर्वे करने के लिए। रात में उस गांव में कोई नहीं जाता है ना आता है, हम लोग भी नहीं जाते हैं, और आप लोग तो इस जगह पे नए हो। तभी तीनों पूछते हैं, क्यों नहीं जाते हैं वहां उस गांव में, ऐसा क्या है? तभी गांव वालों कहते हैं, क्योंकि उस गांव में एक साया है, किसी की रूह है, शाम होते ही वो आत्मा उस गांव में घूमने लगती है, और जैसे ही उस गांव में कदम रखता है कोई भी जिंदा वापस नहीं आता है, न लौट के आता है न वो जिंदा बचता है। तभी नीरज और सुमित गांव वालों की बात सुनकर ये सोचते हैं कि ये सब गांव वाले कालीनगर की जो जमीन है कब्जा करना चाहते हैं। ये जो गांव वाले थे इन तीनों को समझा रहे थे, जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जाने के लिए बोल तो रहे थे, वो भी दिन में या सुबह के टाइम। गांव वाले सबको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इनको सब फंसाना लग रहा था। अफसरों ने गांव वालों की बात टाल दी। तीनों पढ़े लिखे थे। नीरज हंसते हुए बोला, ये सब मंत्रण कहानी है और ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, और गाड़ी आगे बढ़ा ली। कमीरपुर से कालीनगर गांव की जो दूरी थी करीब 5 किलोमीटर थी। ये कमीरपुर पहुंचते हैं। अब इन तीनों अफसरों को कालीनगर का गांव साफ साफ दिख रहा था दूर से। ये कालीनगर में पहुंचने ही वाले थे कि 500 मीटर पहले उनकी बोलेरो अचानक दलदल में फंस गई। जैसे नीचे जमीन नहीं, कोई खाली गड्ढा हो, और गाड़ी धीरे धीरे अंदर घुसने लगी। चारों तरफ अंधेरा, जंगल बिल्कुल शांत, ना रास्ते पर कोई जा रहा था ना तो कोई आ रहा था, बिल्कुल सुनसान रास्ता था। तभी बहुत प्रयास करते हैं किसी भी तरह गड्ढे से निकल जाए गाड़ी, हर प्रयास उनका विफल हो रहा था। तभी सुमित कहते हैं कि ऐसे गाड़ी नहीं निकलेगी, किसी की मदद लेनी पड़ेगी।
तभी सुमित जी को एक पास दिख रहे घर की तरफ गए। घर बाहर से बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन दरवाजा खिड़की सब खुला हुआ, तो उनको सिर्फ तखत चरपाई सब दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई आदमी या बच्चा, कोई महिला दिखाई नहीं दे रही थी उस घर में। बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा था, रूम में कोई लाइट भी नहीं थी। और तभी उन्होंने बहुत हिम्मत कर कर सुमित जी ने आवाज दी, घर में कोई है। अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, हाँ। सुमित बोला, हमारी गाड़ी फंस गई है, हमें मदद चाहिए। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आई उस घर से, तुम कौन हो? नाम पूछे गए। सुमित बोला, मैं लेखपाल हूँ, नाम सुमित है। नीरज ने बोला, मैं इंजीनियर हूँ। अंदर से अचानक आवाज बदल गई, बहुत भारी, तुम झूठ मत बोलो। तभी एक जोरदार ठंडी हवा आई। सुमित को किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया हो, ऐसा सुमित को एहसास होता है। और तभी नीरज पलट कर देखने की कोशिश करता है पीछे के साइड में, उनको पीछे कोई दिखाई नहीं देता। अचानक सुमित जी की आंखें खुली, वो गाड़ी के पास ही खड़े हुए थे। विवेक उनको हिला भी रहा था और पूछते हैं कि आप कहीं खो गए थे, किस ख्याल में है? तभी सुमित कहते हैं कि उस घर में कुछ है। वहां यह होता है कि सुमित बताने की कोशिश करते हैं कि उस घर में कुछ है, लेकिन वहां कोई मानने के तैयार नहीं था, क्योंकि वो उसी गाड़ी पे वो सपना देख रहे थे। वो बोलते हैं कि आपके हाथ में कैमरा है, रिकॉर्डिंग चालू है, आप देख भी सकते हो। तभी उन्होंने वीडियो देखी। वो वाकई में उसी जगह में खड़े थे, लेकिन जो आवाज थी वो सेम वीडियो पे रिकॉर्ड होती है। तभी इन लोगों का मन घबराता है और ये पीछे हटने का फैसला लेते हैं, लेकिन जो सुमित जी थे उनका जो मनोबल था बहुत ही हिम्मत वाले थे। तब इतनी दूर हम लोग आ ही चुके हैं, तो सर्वे करके ही हम लोग निकलते हैं, बस थोड़ी दूर की बात है। गाड़ी गड्ढे से निकलता है, बहुत प्रयास करने के बाद आखिर गड्ढे से गाड़ी निकल जाती है और सीधे कालीनगर के गांव के पास रुकती है। और जैसे ही वो गाड़ी कालीनगर गांव के अंदर इंटर होता है, अचानक गाड़ी बोलेरो जो उनका था बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद अब गाड़ी का ना तो दरवाजा ओपन हो रहा था, ना गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, चारों तरफ से लॉक हो जाता है। अब तीनों निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानो कोई बाहर से कोई लॉक कर दिया हो। अब थोड़ी देर के बाद एक हवा चलती है और हवा के साथ में वो रूह जो थी वो दिखाई पड़ती है। वो जो रूह थी वो तीनों को दिखाई देती है। अब ये तीनों देख के घबरा जाते हैं कि आखिर ये जो गांव वाले जो बोल रहे थे वाकई में सही है। तीनों लोग न तो गाड़ी से हिल पा रहे थे, न निकल पा रहे थे, भागने की कोशिश भी कर रहे थे, तो तीनों भाग नहीं पा रहे थे। अब जो उनके साथ में होने वाला है ना, वो सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। अब तीनों शीशे तोड़ने की कोशिश करते हैं, शीशा भी उनको अब एक दीवार जैसा लगने लगता है। तभी वो जो रूह थी वो तीनों से कहती है, इस गांव में दोबारा मत दिखाई देना, ये गांव मेरा है और मेरे इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके जो फेस था, सुमित जी बताते हैं कि बड़े बड़े बाल थे, लंबी सी नाक थी, बड़े बड़े नाखून थे, गंदे से उसके दांत थे। और ये देखकर तीनों ही उसी जगह में उसी गाड़ी पे कांपने लगते हैं। तीनों का माइंड नहीं काम करता है कि आखिर में बचना कैसे है। तभी जो सुमित जी थे वो ब्राह्मण कुल से थे। उनके जो दादाजी हैं वो मंदिरों में पूजा पाठ करते थे, घर ही में मंदिर था, उसी में पूजा पाठ करते थे। तो सुमित जी को 2 4 5 ऐसे कोई मंत्र थे जो याद थे। अब यही बात हो गई कि अंधेर के हाथ में बटे लगना।
अब ये मंत्र का मतलब वो नहीं जानते थे कि इसका परफेक्ट मंत्र है कोई कि इस रूह से ये मंत्र मुझको बचा सकती है। तभी वो अंदाजे में वो मंत्र जो था इनको याद 2 से 3 वो पढ़ने लगते हैं जोर जोर, और तभी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी स्टार्ट होती है, बहुत ही जोरों से वो बैक करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागने में सफल हो जाते हैं। जो सुमित जी थे वो मंत्र का उपचार पैर पे करते जा रहे थे। वो मंत्र जो था उनकी जान बचा लेती। भागते भागते उसी गांव में पहुंचते हैं जिस गांव में तीनों को रोका जा रहा था। अब उस गांव में लोग बाग जो रोक रहे थे, अब इनको देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। पूछते हैं साहब क्या हुआ, आप लोग बहुत जल्द आ गए। तो अब भी ये लोग पूछते हैं आखिर में वो जो आप लोगों ने जिसकी रूह की बात कही थी वो आखिर में है कौन। तभी एक बुजुर्ग बताते हैं कि वो जो आपने जिसकी रूह देखी थी आज से 150 साल पहले उसको उसी गांव में जिंदा जला दिया गया था। तो तीनों जो सरकारी कर्मचारी थे वो पूछते हैं ऐसा क्या हुआ जो उसको जिंदा जलाना पड़ा। उसी गांव में वो लड़की और एक लड़का था, दोनों प्रेम करते थे, लेकिन वो रूह कैसे बनी, उसकी जो साया है, उसकी जो आत्मा है आज भी क्यों भटक रही है, उसका भी कारण है गांव के लोग बताते हैं। वो गांव का जो बुजुर्ग था वो बताता है आज से 150 साल पहले उसी गांव में वो लड़की रहती थी और वो किसी लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन लड़की ब्राह्मण कुल से थी, लड़का कोई नीची जात का था। तो इसी के कारण उनके जो लड़की के जो घर वाले थे ये रिश्ता उनको पसंद नहीं था। बहुत मना करने के बाद ये मानते नहीं है और ये शादी करने के लिए डटे रहते हैं। तभी माँ बाप को लगता है कि ये नीचे जाति में चले जाएगी, हम लोग का कुल नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम लोग की जो जाति है उसमें कलंक लग जाएगा। जब जिंदा जल रही थी लड़की तो उसके मुंह से एक ही बात निकला कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा, मैं सबको जिंदा नहीं रहने दूंगी। तब से और आज तक उस गांव में ना कोई रह पाया ना जा पाया। और ये थी आज की छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कोई नई कहानी में, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।